तो गाइस आज का हमारा सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि सर ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको लाइन से याद करने में काफ़ी इश्यू हो रहा है, और मार्केट में जो ट्रिक्स है ABCD वाली उसमें से जो है डायरेक्ट रिलेट भी नहीं कर पाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को बस पूरा देखो। आज की जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ उससे आपको डायरेक्ट वर्ड भी रिलेट होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा कि आजकल जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो थोड़े एडवांस लेवल के आ रहे हैं। मैं आपको बता ही देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि सबसे पहले थोड़े ना क्वेश्चन ना बड़े बड़े स्ट्रक्चर फॉर्म में आने लगे हैं, एडवांस लेवल के आने लगे हैं। तो मैंने इसमें सारे जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं, यूपीएससी के, और यूपीएससी जो अदर एग्जाम कंडक्ट कराता है वो भी सारे इंक्लूड करे हैं। वो तो सब हम लगाने वाले हैं, और साथ ही साथ मैं आपको ये याद भी करवाने वाला हूँ। तो बस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लेक्चर छोटा जरूर रहेगा लेकिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये आखिर कहाँ पर मेंशन है। हमारे संविधान के अगर भाग 4 के ए में देखोगे, उसका सब क्लॉज भी आप देखोगे, भाग 4 के ए में आपको जो है ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को मिलेंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, तो आपका जवाब होगा नहीं। एक्चुअली में ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, और ये इनको बाद में ऐड किया गया था। तो वो बाद में कब ऐड किया गया था? वो ऐड किया गया था आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। लेकिन अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि ये जो हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं ये किस देश से लिए हैं, किस कंट्री से लिए हैं। चलिए देखते हैं आप में से कौन कौन बताता है। अब चीज़ें और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो इंट्रोड्यूस करी गई थी वो 42nd अमेंडमेंट के टाइम पर हुई थी, और ये जो अप्लाई होती हैं ये ओनली सिटीजन को होती है, नॉट अ फॉरेनर। ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये फॉरेनर पे भी अप्लाई होती है? नहीं, सिर्फ ओनली सिटीजन पर होती हैं। अब दूसरी बात ये कि ये जस्टिसिएबल है या नहीं है, तो ये नॉन जस्टिसिएबल है। आप इसको लेके कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि देखो हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये फॉलो नहीं हो रही है, और तो इसको फॉलो करने के लिए कुछ ऑर्डर जारी करो। तो ये नॉन जस्टिसेबल है, आप नॉन इन्फोर्सेबल है, तो इसको जो है आप कोर्ट के पास नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो ये कितने बार पूछा गया है। ओके, चलो। तो गाइस आप में से काफ़ी सारे लोग जो हमारे पीवाईक्यू के नोट्स हैं उसको बना बना के थक गए हैं, और आप लोग बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे कि सर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ें। तो आप लोगों का ये सोल्यूशन लेकर आ गया हूँ। उस सोल्यूशन में आपका स्मार्ट पीवाईक्यू नोट्स मैंने बना दिए, एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, मैंने हर एक ऑप्शन को एनालाइज किया है, हर एक ऑप्शन पे जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है वो सब मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एंड नोट्स हैं इसके आपके, बस इसी को रिवाइज करते आना है, इसी को बार बार पढ़ना है। वो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। इसमें मैंने 2009 से लेकर 2024 तक के पूरे पीवाईक्यू कवर करें। हर एक ईयर में आपको 15 से 20 पेज का मिल जाएंगे, उतना में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, एक ईयर का उसमें कवर हो जाएगा, बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है आपको। और आपका जो है बहुत प्रॉब्लम जो है मतलब बहुत ज़्यादा टाइम आपका सेव हो जाएगा, इसको आप अगर कर लेते हो। एंड टाइम पे यही करना चाहिए। आप देखो क्या हुआ था कि अगर इसका मार्केट प्राइस देखो तो आपका 1500 रुपये मिलेगा, बट आपको जस्ट 599 रुपीज़ में मिल जाएगा। और इसके साथ आपको क्या ऑफर मिल रहा है? आप लोग बोल रहे थे ना सर इसके साथ और क्या बेनिफिट मिलेगा? इसके साथ आपको बेनिफिट मिलेगा हमारे प्रीमियम ग्रुप का, जो अभी आप वीडियोस पढ़ रहे हो। अभी ये वीडियो में मैंने जो पीडीएफ आपको पढ़ाई है ना, जिस पीडीएफ में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में मिलेगी। यहाँ पर ऑलरेडी देखो पुरानी जितनी भी पीडीएफ है सब ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, सब ऑलरेडी ऑन द टाइम। देखो जैसे मैंने पीएमएल ऑलरेडी जैसे वीडियो अपलोड करी तो उसके बाद मैंने पीडीएफ यहाँ पर डाल दी थी, तो ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो इसका हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सब्सक्रिप्शन रखा था 99 रुपये पर मंथ, बट अब आपको टिल प्रीलिम्स यानी कि 2 मंथ बचे हुए हैं, तो टिल प्रीलिम्स तक आपको जो है 99 रुपीज़ में 199 रुपीज़ में मिलना था। बट अगर आप लोग इसको परचेस करते हैं ये स्मार्ट पीवाईक्यू नोट, जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ही है, क्योंकि यहाँ पर जो हाई यील्डिंग टॉपिक कर रहे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं वही कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पर ऑलरेडी ये इसमें इसके बहुत सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे CDS बाई CDA PF वगैरह भी ऐड करने होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बट ये इसको अगर आप लोग 5 से 6 बार रिवाइज कर लेते हैं तो फिर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये जो 199 रुपीज़ है ये नहीं देने पड़ेंगे, इसके साथ आपको इसका सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। ठीक है, मार्क माय वर्ड, ये सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा, लेकिन आप लोगों को उसके लिए ये परचेस करना पड़ेगा। ये परचेस करने के बाद आपके लिए ये हो जाएगा टिल प्रीलिम्स, आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। अब यहाँ पर ना हम लोग को याद करने में प्रॉब्लम होती है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो याद नहीं हो रही हैं। तो याद करने की बहुत ही सिंपल सी बढ़िया सी ट्रिक है, और वो है हमारी रिफ्यूज चेजी। बस अब आपको जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद हो चुकी हैं। अब कैसे? इसमें जो आर है ना, आर से क्या होता है? आर से आपका क्या? रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग एंड एंथम, मतलब कि संविधान, ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है हमको। अब जो आर्टिकल 51A है यही कहता है कि रिस्पेक्ट जो नेशनल फ्लैग वगैरह है, नेशनल एंथम वगैरह है, इसके बारे में बताता है। अब देखो 2016 में हुआ क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मैंडेट कर दिया था प्लेइंग द नेशनल एंथम इन द थिएटर। दिस वाज द रिवाइव इन द जो है रिवाइव कर दिया गया था 2017 में। अब क्या होता था कि अब थिएटर में भी बजा दिया जाए, बजाते थे और लोग खड़े हो जाते थे उस टाइम पे। तो अब इसको ये जो फैसला है इसको रिवाइव कर दिया गया था। अब तो उस टाइम पे
उस टाइम पे नेशनल एंथम वगैरह बच जाता था तो सब लोग को खड़ा होना कंपलसरी हो जाता था। बट लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि ये जो फैसला आया, बोले ऐसा ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको खड़ा ही होना पड़े, बट लेकिन वो हमारी रिस्पेक्ट होती है, वो हमारी ड्यूटीज़ है कि हम लोग नेशनल एंथम और इन सब का रिस्पेक्ट करें। बट ऐसा नहीं है कि कंपलसरी कि अगर आप खड़े नहीं हुए तो आप पे पुलिस जो है लाठी डंडा लेके चार्ज करेगी आपके ऊपर और आपको जेल ले जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन उससे पहले बहुत स्ट्रिक्ट चीज़ें होती थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से इस पर केस आया देन ये चीज़ आपका जो है वो ख़त्म कर दी गई। बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, इन्फोर्सेबल नहीं है ये ड्यूटी, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद अवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डायरेक्टली टाइज टू दिस ड्यूटी। ओके, तो ये एग्जैक्टली कीवर्ड पूछा गया था एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो ये इससे रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पर याद ध्यान रखो कि यूपीएससी का फेवरेट ही ये नेशनल एंथम हो गए, हमारे नेशनल फ्लैग हो गए। नेशनल फ्लैग पे भी ऑलमोस्ट आप देखोगे 3 से 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में। तो मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको कवर करवा दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था रिफ्यूज़ में आर के बाद आ रहा था ईस। तो हमको एमुलेट करना है फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स को, यानी कि जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो आदर्श थे उनको समझाएं, यानी कि उनको जो है उनकी रिस्पेक्ट करना है हम लोगों को, ठीक है। तो आर्टिकल जो है उसका बी क्या कहता है, ये चेरिश द नोबल आइडल्स ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। एंड जो इंदिरा गांधी सेड है, उन्होंने कहा था कि इफ़ पीपल केप्ट फंडामेंटल ड्यूटीज इन माइंड एंड वी वुड बी हैव अ पीसफुल रेवोल्यूशन। मतलब कि बहुत शांतिपूर्ण से हम लोग क्या क्रांति ला सकते हैं अगर हम लोग अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो करें। तो ये उन्होंने कहा था इसको रिलेटेड, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है, ये पूछा गया है। ओके, अब ध्यान रखते हैं कि जो एफ है उसके बाद जो रिफ्यूज़ में जो एफ था ना, एफ से आता है आपका फोस्टर यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवर्निटी। अब देखो ये जो 3 वर्ड है ना, ये हमारे संविधान के जो प्रीएम्बल है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था वाई 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। तो ध्यान रखना है कि 2 जगह पर ये चीज़ जोड़ी गई थी, आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे आपके इसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। और यही 3 वर्ड आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, बताओ कमेंट करके बताना कहाँ देखने को मिलेंगे और कौन कौन से जो है वो ऐड करे गए थे और किस टाइम की, उस टाइम की सरकार कौन थी, ठीक है। चलो, इसके बाद यू से रिफ्यूज़ में यू से क्या हो गया, अंडरटेक नेशनल सर्विस, मतलब कि राष्ट्र की रक्षा करें। और अगर राष्ट्र कभी भी बोलता है कि आओ, आह्वान करता है, मान लो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर कई बार आह्वान करते हैं आओ इस आंदोलन में शामिल हो आके, तो वो राष्ट्र आह्वान कर रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे राष्ट्र को, हमारे नेशन को तो शो कर रहे हैं ना। अगर वो बोलते हैं कि आप लोग को इसमें पार्टिसिपेट करना है तो वो आह्वान कर रहे हैं, तो ये हमारी ड्यूटी है उस चीज़ को फॉलो करना, ठीक है। तो ये ड्यूटी है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये ड्यूटी है क्योंकि हम लोगों ने बोला ना कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, तो ये ड्यूटी है। ओके, चलो, इसमें और क्या क्या चीज़ें, डिफेंड द नेशन, रेंडर ए नेशनल सर्विस व्हेन इट्स कोल्ड। ओके, दिस डज नॉट मीन कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, मतलब जरूरी नहीं है कि मिलिट्री सर्विस कंपलसरी कि मिलिट्री सर्विस में जाएं। आपकी जो है जब बुलाया जाए, आप जरूरी नहीं कि मिलिट्री में ही जाओ, आप नॉर्मल अपने जैसे कंडीशन में हो, जो आप सर्विस जो आप प्रोवाइड करवा सकते हो फॉर कंट्री वो आप कर सकते हो, ठीक है। चलो, ऐसे क्या, सपोर्ट हारमोनी, रिजेक्ट रॉन्ग टू वुमेन, मतलब ऐसे आपका सपोर्ट हारमोनी जिसमें क्या बोला जा रहा है कि सामाजिक सद्भावना को बढ़ाएं और महिलाओं के प्रति अनुचित प्रथाओं का त्याग करें। ओके, तो ये बोला जाता है प्रमोट हारमोनी एंड रेनॉन्स प्रैक्टिस जो है डेरोगेटरी टू द वुमेन। ओके, मतलब कि एक तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है कि वुमेन की रिस्पेक्ट करा जाए, ये हमारी ड्यूटी है। ओके, चलो, एस मतलब सपोर्ट। इसके बाद ई, रिफ्यूज में जो हम लोगों ने ई देखा था, ई से क्या होता है हमारा इनरिच कल्चर, हम कल्चर को जो है इनरिच करना है हम लोगों को। तो आर्टिकल 51A का एफ बोलता है ये कि प्रिजर्व करना है हमें इंडिया के कंपोजिशन कल्चर को, ठीक है। अब ये चीज़ इंस्पायर कहाँ था, बाय यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कंजर्व इन्वायरमेंट, ये जी वाला जो है ना, इसका जी वो बोलता है कंजर्व टू इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड रिवर के बारे में बोलता है। अब देखो यहाँ पर ना नेचुरल इन्वायरमेंट भी आता है, इंक्लूड नेचुरल इन्वायरमेंट, ध्यान रखो ये PYQ में पूछा गया है, इसलिए मैंने देखो यहाँ पर सारी चीज़ें लिख भी दी हैं कि कौन सा PYQ में रेफरेंस है, तो एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, इसके बाद एच से हैव अ साइंटिफिक टेम्पर, आपके पास साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, आप जो भी काम करो वो एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ करो, ऐसे नहीं कि अंधविश्वास में चीज़ें जो है करते रहो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आज भी कितनी सारी न्यूज़ में सुनते हैं कि लोग अंधविश्वास के चक्कर में ना अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, अपनी जान तक दे देते हैं अंधविश्वास के चक्कर में कि ये पैसे दे दो, आप अपनी जान दे दोगे तो आपका भला हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारी फैमिली तक अपने आप में सुसाइड कर देती हैं वो अंधविश्वास के चक्कर में, जस्ट बिकॉज दे नॉट हैव अ साइंटिफिक टेम्पर ऑन देयर ओन।
तो वो साइंटिफिक टेम्पर रखने के लिए बोलता है। हम लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, साइंटिफिक हमारी सोच अप्रोच रखनी चाहिए कोई भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये हमारी ड्यूटीज़ है। ओके, डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। ओके, देन इंश्योर पब्लिक प्रॉपर्टी सेफ्टी, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना है और हिंसा से हमें दूर रहना है। ई से क्या हो गया हमारा, इंश्योर पब्लिक प्रॉपर्टी सेफ्टी। आर्टिकल जो है आई बोलता है इसका, तो इसमें सेफगार्ड करने को बोलता है पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एंश्योर वायलेंस, एंड वायलेंस इज द पनिशेबल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। तो पनिशेबल है, ठीक है, ध्यान रखना है कि जो वायलेंस है वो पनिशेबल है। वायलेंस जो है वो पनिशेबल है, वो एक्ट के अंदर है, ना कि ड्यूटीज़ के अंदर है, तो ये भी ध्यान रखना है। ओके, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, ये बोलता है कि जो एक्सेल करना है, जो इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनको। आइस हो गया आपका इम्पार्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन, मतलब कि माता पिता को जो 6 से 14 साल के वर्ष के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए। अब देखो यहाँ पर ना आपके लिए ट्विस्ट खेलेगा, यहाँ पर ना जो है एज को चेंज कर देगा, 0 से 6 बच्चे तक का ऐसा वो चेंज कर देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, पेरेंट्स मस्ट एजुकेट द चिल्ड्रन एज 6 to 14, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। अभी इसको ऐड कब किया गया था, 86th अमेंडमेंट में किया गया था, ठीक है। चलो, अब आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर ना कुछ ट्रैप आप लोगों के लिए सेट करता है कि वो कैसे आप लोगों से रॉन्ग करवाएगा ये चीज़। चलो वो देखते हैं। अब देखो जैसे पूछा जाता है ट्रैप, बट ट्रैप लाइन कैसे रहेगी कि वो बोलेगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये एक मिथ है, बट रियलिटी क्या है, दे आर अ पार्ट ऑफ, ये अलग से ही एक पार्ट है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी का। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं, क्योंकि हमेशा ना स्वैपिंग टेक्निक खेलेगा वो फंडामेंटल राइट की जगह फंडामेंटल ट्रैप ड्यूटीज़ कर देगा, ठीक है। चलो अगला ट्रैप क्या वो पास आएगा कि ड्यूटी आर लीगली इन्फोर्सेबल, ऐसा बोलेगा, बट दे आर नॉन जस्टिसेबल, ये इन्फोर्सेबल नहीं है, जस्टिसेबल भी नहीं है। इसके बाद अगला ट्रैप क्या बोलेगा, जो फैमिली प्लानिंग है इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी, ऐसा बोल देगा, बट ये कहीं पर भी लिस्टेड नहीं है, फैमिली प्लानिंग के बारे में कहीं बताया ही नहीं, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ना। चलो, वोटिंग इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी, देखो राइट, इट इज़ अ राइट है, नॉट अ ड्यूटी। जो वोट है ना, वोट, ये हमारा राइट टू वोट है, ये राइट है, ड्यूटीज़ नहीं है। तो हमेशा देखना क्लैश करेगा वो फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल ड्यूटी से। 36 का आंकड़ा है दोनों का, ठीक है। प्रोटेक्टिंग मोनूमेंट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी, अभी हम लोगों ने देखा था कि जो प्रोटेक्टिंग जो मोनूमेंट है, अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जब देखा था, सारे आर्टिकल मैंने आपको याद करवाए थे, उसमें प्रोटेक्टिंग ड्यूटी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, वो डीपीएसपी है, ठीक है। वहाँ से भी थोड़ा स्वैपिंग करता है, दो चीज़ है आपका, वहाँ पे फंडामेंटल राइट से और ये फंडामेंटल ड्यूटी से स्वैपिंग करेगा। इसके बाद पूछेगा जो यूनिटरी नेशनल कल्चर इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी, नहीं, ये क्या है कि जो एफ है ना वो एम्फेसाइज करता है कंपोजिट कल्चर को, ना कि यूनिटरी नेशनल कल्चर को, ठीक है, कंपोजिट कल्चर को। इसके बाद और क्या क्या ट्रैप आ सकते हैं, वो बोलेगा कि एडेंट डिफरेंटली एबल्ड, जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं वो फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि विकलांगों की सहायता मूल कर्तव्य है क्या, नहीं, इट्स नॉट अंडर द आर्टिकल ऑफ 51A। ओके, इसके बाद रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स एंड टीचर इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी, ऐसा फंसा के बोलेगा आपको, नहीं, ये लिस्ट ही नहीं है कहीं पर, ऐसा बोला ही नहीं गया है। ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत इन फंडामेंटल ड्यूटी, नहीं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हमारे आर्टिकल 40 में, ठीक है। तो ऐसा ट्रैप करके पूछेगा तो आप लोगों को वहाँ पर अवेयर रहना है। ओके, इसके अलावा कुछ 2 कमेटियाँ हैं, 2 कमेटियों के नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2 कमेटियाँ आपकी, स्वर्ण सिंह कमेटी जो कि रिकमेंड कर रहा था कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड होनी चाहिए, और इन्होंने सजेस्ट करी थी पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, बट दिस वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो ये चीज़ जो है बाद में जाके इम्प्लीमेंट नहीं करी गई थी, कि इन्होंने बोला था कि पनिशमेंट दी जाएगी जो इसको फॉलो वगैरह ना करे, इसके लिए। इसके बाद वर्मा कमेटी आई थी 1999 में, मतलब 1999 में, तो ये इन्होंने प्रपोज करा था, प्रपोज वे टू इम्प्लीमेंट द ड्यूटीज़, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने बोला था। ओके, तो चलो ये हमारी कुछ कमेटी थी। अब हम लोग लगाते हैं आप सब लोग का फेवरेट पार्ट, जो है कि ये टेस्ट में तो हमको पता चलेगा कि हम लोग के कितने इफेक्टिव है हम लोगों के लिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग लगाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, आप लोगों को लगाना है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, बताओ। इजी लग रहा होगा अब तो क्वेश्चन, ठीक है, बताओ कमेंट करके। मैं इसका आंसर नहीं दूंगा क्योंकि इजी क्वेश्चन है, जो जो इजी रहेंगे, जहाँ एडवांस लेवल का होगा लगेगा कि मुझे समझाने की जरूरत है, सो आई विल।
ओके, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन इम्पोज ऑन ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑल सिटीजन के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है, सिटीजन के ऊपर लॉ मैट गिव इफेक्ट द डायरेक्ट की प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन ओवर राइट अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 14 and 19। चिल्ड्रन बिटवीन द 12 to 14 year एज कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। तो बताओ, थोड़ा सा इसमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा आपको। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हुए हैं तो फिर आप लोगों को इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर वन ही सही है। यहाँ पर सर्टेन जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हैव इम्पोज ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया फॉरेनर के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। लेकिन जो हमारे बाकी के स्टेटमेंट है वो कैसे गलत है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि लो मैट गिव इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन ओवर राइड अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 14 और 19। तो ये ओवरराइड कर देगा जो है इन दोनों आर्टिकल। जबकि कितना ये वो नहीं है, जैसे कि आपने देखा होगा कि मिनर्वा बिल का जो केस आया था उसने बोला था कि ठीक है, कोई भी लॉ बन रहा है अगर वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को कर रहा है, को नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर वो कुछ भी ओवरराइड नहीं कर पाएगा भाई, ठीक है। और जबकि आपको मालूम है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, तो हम लोग कुछ भी ये जो है ओवरराइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद यहाँ पर एज मैंने आपको बताया था, एज ध्यान रखना, एज क्या बताई गई है। तो एज आपको पता ही है, कमेंट करके बता देना, ठीक है। ओके, बन जाएगा। चलो, इसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताओ, इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पे इनमें से कुछ तो नहीं होगी और कुछ होगी, तो बताओ कमेंट करके। चलो, इन द रिलेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इंस्ट्राइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। मतलब कि इनमें से कौन सा गलत नहीं है, कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। पढ़ो अच्छे से। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का त्याग करना मौलिक कर्तव्य है क्या? ओके, उन्हें रिट के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या पूछा है? नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट। ओके, उनका उपयोग कानूनों के संवैधानिक निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। बताओ बेटा, कमेंट करके आओ, बता दो कि इजी है, ठीक है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। रुको रुको रुको, एक ऑप्शन और रह गया हमारा यहाँ पर, डी। दे may नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ। तो मतलब कि क्या कहना चाह रहा है कि ये जो है ये उनका उपयोग कानून संवैधानिक निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो यही है, डी है, ठीक है। डी आंसर है, क्योंकि जो है आप देखोगे कि फर्स्ट वाला आपका जो है वो गलत है, वो इनकरेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है ना। तो फर्स्ट वाला आपका सही है, ड्यूटी वेयर ओरिजिनली संविधान में नहीं थी हमारी, ये भी आपका सही है। नॉट इन्फोर्सेबल थ्रू रीड, ये भी आपका सही है, बट लेकिन ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि कोर्ट यूज़ कर सकती है इनको, फॉर डिटरमाइनिंग की बात हो रही है ना, सिंपल। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ इसके बारे में। इन एडिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट इट हैज़ ऑल्सो कंसर्न itself with some aspect of desirable civil society and economy. Through the amendment in the year of 1976, it has also outlined the fundamental duties of the citizen along with their right. कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? बताओ, पांचवे का आंसर आप बता दोगे, मुझे पता है आप समझदार हो, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर आपको ये नहीं पता था तो इनको नोट कर लो आपके नोट्स में। चलो, अगला क्वेश्चन देते हैं आपके सामने, ये रहा। तो अब आपको पढ़ना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट ड्यूटी से रिलेटेड करेक्ट कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ नो प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ड्यूटीज नॉर एनी सैंक्शन टू द प्रिवेंट ऑफ देयर वायलेशन। ओके, देन अगला है कि ड्यूटीज आर ऑब्लिगेटरी फॉर द सिटीजन एंड दैट द स्टेट शुड ऑल्सो स्ट्राइव टू अचीव द सेम। मतलब कि कर्तव्य नागरिकों के लिए अनिवार्य है और राज्य को इन्हें भी प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ओके, देन ये पूछ रहा है कि द फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A इज कन्फाइंड टू ऑल पर्सन नॉट सिटीजन ओनली। अब देखो, ऑल पर्सन की बात हो रही है, इसमें फॉरेनर भी शामिल हो जाते हैं, एलियन पर्सन भी शामिल हो जाते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है?
अब आपके सामने ये सवाल रहा, हम तो नहीं जानते, मुझे तो आता नहीं है कुछ, ठीक है। तो सही आंसर इसका आप बताओ। मैं तो जियान हूँ, आप लोग स्मार्ट हो, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ओके, विच ऑफ द अमोंग फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बता दोगे? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि फंडामेंटल ड्यूटी थी, ये अनलिस्टेड करी गई थी आपके पार्ट 4 के ए में। 44 अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसमें ऐड किया गया था सेकुलर इन द प्रीएम्बल। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि स्वैपिंग टेक्निक खिलता है यहाँ पर, कोई भी एग्जाम हो हमारा 42 अमेंडमेंट को 42nd अमेंडमेंट के साथ स्वैप कर देगा। तो ये टेक्निक आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको इसका आंसर सही से मिल जाएगा, तो आप लोग कमेंट करके बता दोगे। चलो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, Which of the following statement regarding the fundamental duties contained the Constitution of India is correct? मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा अब अगली बार से, ठीक है, आप लोग पढ़ लेना। इसमें से कौन सा करेक्ट है? दे कैन बी इन्फोर्स थ्रू द रिट जुरिडिक्शन। ओके, बड़ी बड़ी बातें बोल लो, पहले ही से 2 हमारे यहाँ गलत हो गए। उसके बाद अब हम लोग को देखना है कि 3 हमारा सही है, 3 या गलत है। दे आर एप्लीकेबल ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, हाँ तो ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, तो 3 हमारा सही है। तो मतलब कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। दूसरे के ऊपर हमारा पूरा टिका हुआ है। दे हैव फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स एडॉप्शन। तो यहाँ पर इन्होंने ट्विस्ट डाल दिया है। तो बताओ भाई साहब, आंसर बताओ, बता दोगे? ठीक है, चलो तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? 3 ओनली। ओके, चलो, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बताओ कमेंट करके। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है, तो इसको कमेंट करके बताओ। ठीक है, रिपीट हो रहे हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, एग्जैक्टली रिपीट हो जाते हैं भाई PYQ, ऐसा नहीं है। इसमें भी बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, ड्यूटी से रिलेटेड कौन कौन से करेक्ट हैं। ठीक है, बताओ। ये आपके सामने ऑप्शन ये रहे, ठीक है। ये आंसर वगैरह आपको PDF में मिल जाएंगे, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन कुछ आपके सामने ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, तो बताओ कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, कमेंट करके बताओ भाई साहब, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? सही आंसर क्या आएगा? जो CISF में आया हुआ है ना, तो इसका सही आंसर आएगा C हमारा। ठीक है, सेफ गार्ड ऑल प्रॉपर्टी। इसमें क्या पूछ रहा है? नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज़, बाकी सब तो हमारी है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, चलो, टू चेरिश एंड द फॉलो नोबल आइडियाज विच इंस्पायर अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम इज अ प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द मंग, बताओ बताओ, इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और इसको आंसर आप कमेंट करो। चलो, इसके बाद आप फंडामेंटल ड्यूटी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, तो कौन सी ऐड करी गई थी, बताओ कमेंट करके। इजी पीजी क्वेश्चन है, अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप को घोषित कर देना, मैं हूँ जियान। ओके, आप वो, मैं नहीं हूँ। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी। ओके, कमेंट करके बताइए, ये भी कमेंट करके बताइए। ड्यूटी एवरी सिटीजन, नॉट मेंशन की बात बोल रहे हैं। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ऐसे ही पूछेगा कौन सी नहीं है। अब ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है कब ऐड करी गई थी, बता दो इसके बारे में। देखो, ये ईयर के बारे में CDS में पूछे हैं, है ना। इसके बाद कौन सी कमेटी थी जिन्होंने इसके बारे में बताया था, रिकमेंड किया था, बताओ कमेंट करके। ओके, इसके बाद आप कमेंट करके आपको बताना कि राजमन्नार कमेटी किससे रिलेटेड है, इंद्रजीत कमेटी किससे रिलेटेड है, JVK राव कमेटी किससे रिलेटेड है। आपको मालूम है, मेरे पास हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया था लास्ट ईयर, आप देखोगे मिल जाएगा आपको, कमेटी एंड कमीशंस की बहुत अच्छी PDF बनी हुई है, एक बार उसको रट लेना, मेंस में भी बहुत काम आने वाली है वो। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी इंश्राइंड इन द, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी नहीं है पूछ रहा है ज़्यादातर। नेचर आप देखोगे तो इसमें से बताओ कमेंट करके कि कौन सी नहीं है। ठीक है, चलो, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग जो है स्टेटमेंट आर ट्रू फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द, देखो यहाँ पर नंबर जरूर 11 लिखे हैं, अभी हम लोग 12 क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर लगा कर आ रहे हैं, है ना, वो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट नहीं मतलब नंबर जो है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हुए हैं फिर से, तो ऐसा मत समझना, क्वेश्चन पूरा ऐड करे हैं, और बाकी के क्वेश्चन आपको कहाँ से लगाना है वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन अभी हाई लेवल के जो एडवांस लेवल के बड़े बड़े UPSC में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, पहले मैं वो सॉल्व कर पा रहा हूँ, उसके बाद आप छोटे मोटे तो कर ही लोगे, है ना। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड।
Okay, a legislative process has been provided to enforce this duty and they are correlative to legal duty. कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटी, बताओ बताओ, कोरिलेटिव, इतना भारी वर्ड पूछ लिया, वाह। अब आप में से काफ़ी सारे लोग घायल हो जाओगे, तो घायल होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ है ना स्मार्ट सर। बताओ बताओ आंसर बताओ पहले। ठीक है, ना इधर दोनों ही गलत आ जाएंगे। ठीक है, दोनों हमारे स्टेटमेंट गलत हैं। ये कोरिलेटिव लीगल ड्यूटी नहीं है, जबकि मोरल ऑब्लिगेशन है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये लीजिए भाई और बहनों, आपके सामने ये रहा 2 करोड़ रुपए का सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न हैज़ फाउंड अ प्लेस इन बोथ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? दोनों में पाया जाता है, बताओ क्या आंसर होगा हमारा? पी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये एक्सप्लेनेशन है, बहुत छोटे छोटे छुटकू सी दी है, और इतनी ज़रूरत होती है, ये बड़े एक्सप्लेनेशन से ना थोड़ा सा बचो, छुटकू ही। हाँ, इस बार हिंदी में इंक्लूड कर दिए, बहुत सारे लोग बोल रहे थे बच्चे लोग कि सर हिंदी में हमको पता नहीं, समझ में नहीं आता, हमको तो ना ये 42nd अमेंडमेंट लिखा है, इसको भी ट्रांसलेट करके दो, हमको नहीं समझ में आता, मज़ा नहीं आता। मज़े के लिए पढ़ते हो यार आप लोग सच्ची में। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजन लेड डाउन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है? यूपीएससी में आया हुआ 2012 में, शांति से पढ़ो। ठीक है, और इसके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड? वैसे मैं बता देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में रोगे सर आंसर बता दिया करो। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1, 3 एंड 4। अब बाकी देख लेना आप लोग। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज? इनमें से क्या फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड नहीं है? बताओ कमेंट करके। आप देखो थोड़ा आजू बाजू में पूजा हो रही है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, थोड़ी सी नॉइज़ आएगी, है ना, तो इसलिए इसका आंसर जो आ जाएगा 3 एंड 4 आ जाएगा। ओके, ये मत बोलना कि मंत्र पढ़ाए जा रहे हैं तो मेरी शादी वादी हो रही है, मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी ना होगी मेरी, कुछ भी बोलते हो। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आया आपके सामने। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत मजाक चलता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज कंटेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ करेक्ट? तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से जो है करेक्ट है। ओके, ईजी है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, आपको बन जाएंगे इसके क्वेश्चन अच्छे से। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो आर करेक्ट कौन से करेक्ट है इसके बीच में से आपको बताना कमेंट करके। वैसे इसका आंसर जो आ जाएगा आपका 2, 3 एंड 4 आंसर है। ठीक है, तो आई होप इसका आंसर होगा। ठीक है, आप बाकी इसमें से देख लेना। इसके अलावा 30 क्वेश्चन और हैं, 30 क्वेश्चन और हैं, वो स्टेट पीसीएस के हैं। इसको आप लोग का जो है टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लेना, तो टेलीग्राम पे आपको जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है उसमें मिल जाएगा जाके, क्योंकि देखो अभी बहुत साउंड हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन मतलब साउंड हो रहा है, आपको मज़ा भी नहीं आएगा, बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आप लोग जाके उसको लगा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी इफेक्टिव रहा होगा, मज़ा आया होगा। कौन पे फंडामेंटल ड्यूटीज से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, मैं इतना गारंटी में ले सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।